चैप्टर 182। अरविंद, शैलजा की मौत के लिए तुम भी बराबर के जिम्मेदार हो, ब्रजेश गरजकर बोला। भावनाओं के तूफान से उसका पूरा शरीर कांप उठा। अचानक उसे जोर जोर से खांसी आने लगी। हर झटके के साथ उसकी सांसें टूटने लगी। खांसी, खांसी, खांसी। कुछ देर तक उसे खुद को संभालने में वक्त लग गया। अरविंद अपने पिता का गुस्सा शांत करने के इरादे से एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन ब्रजेश ने उसे बस एक तेज, चुभती हुई नजर डाली और रोक दिया। मैं अभी इतना कमजोर नहीं हुआ हूँ। बेहतर होगा तुम अपना ध्यान रखो। अरविंद ने अपने पिता की गुस्से भरी आंखों में सीधा देखा। उसकी नजरें और गहरी हो गईं। पिताजी, इस मामले में आप मुझे दोष नहीं दे सकते। कौन सा आदमी औरतों के पीछे नहीं भागता, खासकर जब शैलजा उस समय। तो क्या हुआ? ब्रजेश की आवाज गुस्से से भर गई। क्या वो तुम्हें उस वक्त बुरी औरत लगने लगी थी? पिताजी, शैलजा अब इस दुनिया में नहीं है। इस मामले को यहीं खत्म कर दें। मैं आज यहाँ असल में इसलिए आया हूँ कि अन्ना, वो यार्डली परिवार को छोड़ चुकी है। अरविंद ने आखिरकार असली वजह बताई। वो शैलजा के बारे में और बहस नहीं करना चाहता था। जो जा चुका है उसके बारे में बात करने का क्या मतलब? और सच कहे तो वह शैलजा का नाम तक नहीं सुनना चाहता था। तुमने क्या कहा? ब्रजेश की आवाज अचानक तेज हो गई। क्या ये तुम्हारा काम है? अरविंद का चेहरा गंभीर हो गया और उसने ठंडी आवाज में कहा, वो अपनी मर्जी से गई है पिताजी। अन्ना दिन ब दिन जिद्दी और बागी होती जा रही है। वो घर के बड़ों की इज्जत नहीं करती, अपनी ही बहन को नुकसान पहुंचाती है। इतनी छोटी उम्र में ही उसके अंदर इतनी चालाकी और नफरत है। वो मुझे, अपने ही पिता को अपमानित करने की हिम्मत रखती है। अगर उसे यार्डली परिवार की विरासत मिल गई तो सोचिए क्या होगा। ब्रजेश ने भौहें सिकोड़ी। उसने हाल ही में अन्ना को देखा था। हाँ, वो थोड़ी चुप-चुप जरूर थी, लेकिन वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी तस्वीर अरविंद पेश कर रहा था। फिर भी अरविंद का अंदाज देखकर लग नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। जरा अपने आप को देखो। तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हें डांट देती है। क्या तुम सच में पिता कहने लायक हो? ब्रजेश ने ताना मारा। उसकी आवाज का हर शब्द पिछले से ज्यादा चुभने वाला था। ब्रजेश की बात सुनकर अरविंद एक पल के लिए अवाक रह गया। उसे खुद को संभालने में वक्त लगा। उसके चेहरे पर हल्की झेंप थी। ब्रजेश ने बात जारी रखी। मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। तुम यार्डली परिवार की दौलत के पीछे पड़े हो, है ना? सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूँ इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। ये दौलत सिर्फ अन्ना के लिए है और ये ख्याल तुम्हें अभी छोड़ देना चाहिए। आखिरकार तुम एक कर्नल हो, एक आर्मी अफसर। क्या तुम्हें थोड़ी इज्जत से पेश नहीं आना चाहिए? यार्डली परिवार तुम्हारी एक हड्डी भी नहीं छोड़ेगा और तुम अपनी बेटी से ही लड़ाई कर रहे हो। अरविंद की आंखें सिकुड़ गईं। उनमें गुस्से और शक का मिलाजुला रंग था। पिताजी, क्या अन्ना आपके लिए इतनी खास इसलिए है क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जो आपको उसका पक्ष लेने पर मजबूर करता है? वरना और कोई वजह मुझे समझ नहीं आती। अरविंद को हमेशा लगता था कि ब्रजेश अन्ना को लेकर अजीब तरह से नरम दिल है। वो उससे इतना प्यार करता था कि सही गलत का फर्क ही मिटा देता था। जब अन्ना छोटी थी तो जरा सा बुखार भी आता तो ब्रजेश बेचैन हो जाता था। ये सब बिल्कुल असामान्य था। ब्रजेश के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सा भाव आया, लेकिन उसने तुरंत छुपा लिया। उसकी आवाज तेज हो गई। बकवास। वो तुम्हारी बेटी है, क्या तुम उसे नहीं जानते? उसने तुम पर खास जोर दिया। अरविंद थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने मुद्दा बदल दिया। पिताजी, अन्ना को अगर ये विरासत मिल गई तो वो इसे सिर्फ बर्बाद करेगी।
उसे और भी मनमानी करने का मौका मिल जाएगा। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि यार्डली परिवार की नींव रातों रात रह जाए? अगर तेरे हाथ में पड़ा तो रातों रात बहना ही बेहतर है, ब्रिजेश ने ठंडी आवाज में कहा। अरविंद के पास जवाब नहीं था। वो जानता था कि अपने पिता को मनाना अब नामुमकिन है। बूढ़ा आदमी अन्ना की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अरविंद ने एक ठंडी सांस छोड़ी, आधा छिला संतरा फेंका, उठकर बाहर निकल गया। ब्रिजेश ने उसकी ओर देखा तक नहीं, बस सामने देखता रहा। दरवाजा बंद होने की आवाज के बाद ही उसकी आंखों में भावनाओं की हल्की लहर आई। खांसी, खांसी, खांसी। उसने कई बार जोर से खांसा, फिर गहरी सांस ली। अगर अन्ना न होती तो शायद आज यार्डली परिवार की विरासत अरविंद के पास होती। लेकिन उसे अन्ना को जल्द से जल्द मजबूत बनाना था। वो जानता था कि इस दुनिया में उसका वक्त सीमित है। उसके बाद उसी लड़की को उनकी जगह और नाम की रक्षा करनी होगी। अगर लोगों को अन्ना का राज पता चल गया। उसने गहरी सांस ली और सामने देखते हुए बुदबुदाया, अन्ना, तुम्हें जल्द से जल्द मजबूत बनना होगा। अस्पताल से बाहर निकलकर अरविंद कार में बैठा और गुस्से में हॉर्न बजा दिया। कार में इंतजार कर रही वसुंधरा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? मिस्टर यार्डली ने क्या कहा? अरविंद की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। ब्रिजेश ने कहा, मैं विरासत के बारे में भूल जाऊं। चैप्टर 183। वसुंधरा के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसा है तो क्या हमारे परिवार की सारी चीजें अन्ना की नहीं हो जाएंगी? हम्मा, अरविंद ने तिरस्कार से कहा, मुझे नहीं पता उस बूढ़े को कौन सा जहर पिलाया गया है कि वह उस कमीनी को विरासत देने पर अड़ा हुआ है। वसुंधरा की आंखों में चमक आई और उसने पूछा, सुनो, क्या बूढ़े मिस्टर यार्डली के पास कोई जरूरी या खास चीज है? जैसे कोई की या कुछ और? असल में उस वक्त उसकी सबसे बड़ी चिंता वही की थी। उसे डर था कि वे लोग फिर से उसके पीछे पड़ सकते हैं। यह सुनकर अरविंद ने भौहें सिकोड़ लीं। उसकी नजर वसुंधरा पर टिक गई। उसकी आंखों में संदेह झलक रहा था। तुम यह क्यों पूछ रही हो? वसुंधरा के दिल में घबराहट दौड़ गई, लेकिन उसने एक शांत मुस्कान का नाटक किया। मैं बस सोच रही थी, उसने कहा। क्या बूढ़े मिस्टर यार्डली ने अन्ना के लिए चुपके से कोई कीमती चीज छोड़ी होगी? अगर कुछ हो तो शायद वही की हो। अरविंद की नजर गहरी होती गई। उसके मन में शक की एक लहर उठी, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, पिताजी अपने पास ज्यादा निजी सामान नहीं रखते। उनके पास छोटे मोटे गहने हैं जो सैनिकों के काम में आते हैं। कुछ भी खास नहीं। वह बोलते बोलते रुका, जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो। लेकिन हाँ, एक बार मैंने पिताजी को एक अजीब सी की पकड़े देखा था। उन्होंने उसे तुरंत छिपा लिया, इसलिए मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया। हालांकि अरविंद को उसकी जैसी चीजों से कोई मतलब नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि वसुंधरा अचानक इस बारे में क्यों पूछ रही थी। वसुंधरा ने धीरे से कहा, मुझे लगता है चूंकि बूढ़े मिस्टर यार्डली ने अन्ना को विरासत का अधिकार दिया है, तो उन्होंने उसके लिए कुछ खास छोड़ा होगा। शायद वही की। अरविंद चौंक गया। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वही की है? वसुंधरा ने तुरंत झूठ गढ़ा। असल में एक बार जब बूढ़े मिस्टर यार्डली घर पर थे तो मैंने उन्हें की पकड़े हुए देखा था। वह अन्ना से कुछ कह रहे थे, पर उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी अभी मुझे यह याद आया। उसने बात इतनी नरमी से कही जैसे हमेशा अपने पति से प्यार से बात करती थी। अरविंद उलझन में था, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। फिर भी वसुंधरा की बातों ने उसके मन में एक नया बीज बो दिया।
एक की। क्या सच में वह कोई रहस्य था जो ब्रिजेश ने अन्ना के लिए छोड़ा हो? अरविंद के चेहरे के भाव देखकर वसुंधरा का दिल धक से रह गया। ब्रिजेश उसे पसंद नहीं करता था। अगर वह सीधे पूछती तो उसे डांट पड़ती और बेकार की मुसीबत खड़ी होती। इसलिए उसने ठान लिया कि अरविंद से ही यह बात निकलवाना ज्यादा आसान होगा। सुनो, वसुंधरा ने स्थिर आवाज में कहा। अब जबकि अन्ना ने यार्डली परिवार में इतनी हलचल मचा दी है और हमसे दूरी बना ली है, और बूढ़े मिस्टर यार्डली अभी भी अपने अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है, तो क्यों न हम यार्डली परिवार की सभी शाखाओं को एक मीटिंग के लिए बुलाएं? अगर सब असहमत हो जाए तो बूढ़े मिस्टर यार्डली के पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा। वसुंधरा की बात सुनकर अरविंद गहरी सोच में पड़ गया। असल में उनके मिलिट्री फैमिली का उत्तराधिकार 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। एक हिस्सा धन का था और दूसरा हिस्सा था सेना में परिवार की ओर से बोलने का अधिकार। हर बड़ा सैन्य परिवार अपने अपने गुटों के साथ सेना में एक हद तक प्रभाव रखता था। यह प्रभाव केवल परिवार के असली उत्तराधिकारी को मिलता था। वे लोग इस उत्तराधिकारी को ऊपर पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश करते, लेकिन अभी तक अरविंद को मंजूरी नहीं मिली थी। ब्रिजेश ने इस बारे में कोई घोषणा नहीं की थी, इसलिए सेना में उसकी स्थिति और संसाधन जस के तस थे। अगर पूरा परिवार मिलकर अन्ना के उत्तराधिकार का विरोध करता तो भले ही उसे वह अधिकार मिल जाता। उसके हाथ सिर्फ ब्रिजेश की छोड़ी हुई संपत्ति ही आती। और अगर अरविंद को यह पता चलता तो शायद वह भी अपने फैसले पर दोबारा सोचते। मतलब वसुंधरा की बात सचमुच सही निशाना थी। अरविंद मुस्कराया और बोला, तुम वाकई बहुत तेज हो। वसुंधरा ने बनावटी मुस्कान दी, बाहर से सहमति जताई, लेकिन अंदर ही अंदर वह डर रही थी कि कहीं अरविंद को कुछ शक न हो जाए। जाओ और यार्डली परिवार के हर सदस्य को फोन करो। उन्हें बताओ 3 दिन बाद पारिवारिक मीटिंग होगी। इसी बीच घर लौटते हुए अन्ना गहरे विचारों में डूबी थी। वह वागीश की बातों पर सोच रही थी। इस बार की बातचीत ने उसे साफ कर दिया था कि इस दुनिया में सुपरनैचुरल पावर्स वाले लोगों की स्थिति कैसी है। ऐसे लोग अब इंसानों से आगे बढ़कर एक नए तरह के प्राणी बन चुके थे। हर व्यक्ति की शक्ति अलग होती थी, किसी की शक्ति का स्वभाव और ताकत दोनों बिल्कुल अलग। जैसे पिछली बार उसने राजवीर को देखा था, वह इलेक्ट्रिक करंट को नियंत्रित कर सकता था और आसपास के गुरुत्वाकर्षण को भी। उसकी शक्ति असाधारण और बेहद खतरनाक थी। और पूरे रायगढ़ में वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था। भविष्य में अन्ना के सामने उससे भी ज्यादा ताकतवर दुश्मन खड़े हो सकते थे। उसके पास जो भी पावर्स थी वे उसकी कल्पना से कहीं परे थी। चैप्टर 184। इस दुनिया में सुपरनैचुरल पावर्स वाले लोग बहुत ही कम थे, सौभाग्य से। अन्ना को यह नहीं पता था कि उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही वागीश ने उसका एक डीएनए सैंपल टेस्ट किया। रिपोर्ट का पहला प्रिंटआउट देखते ही वह हैरान रह गया। वागीश के चेहरे पर उत्साह झलक पड़ा। यह जिन्स, यह तो बहुत पावरफुल है। डीएनए के अंदर मौजूद जिन्स ही असली जानकारी के टुकड़े होते हैं। यही इंसान की जिंदगी, जन्म, बीमारी, बुढ़ापा और मौत सब तय करते हैं। इंसान का हेल्थ, बॉडी, फेस और एबिलिटी सब जिन्स पर ही निर्भर करते हैं। सच कहे तो जिन्स ही जीवन के असली मालिक होते हैं। प्रोफेसर वागीश पहले ही ह्यूमन जेनेटिक्स का स्पेशलिस्ट था, लेकिन उसने आज तक ऐसा जिन्स कभी नहीं देखा था। यह तो सामान्य इंसानों से कहीं आगे था। आखिर कौन ऐसा हो सकता है जिसने अन्ना को इतने रेयर जिन्स दिए? उसने बड़बड़ाते हुए अपने हाथ की आस्तीन ऊपर की और तुरंत अन्ना के जेनेटिक स्ट्रक्चर का गहराई से एनालिसिस शुरू कर दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटा सा ब्लड सैंपल उसे अन्ना की जेनेटिक मिस्ट्री में इतना गहरा खींच लेगा। मैडम यार्डली, आप आ गईं।
मिस्टर वर्मा ने दरवाजा खोलते हुए कहा। हाँ। अन्ना अभी अभी घर लौटी थी। उसने देखा कि अमृता आराम से सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। ओह, तुम वापस आ गई। अमृता तुरंत खड़ी हुई। अन्ना हैरान रह गई। क्या तुम घर नहीं जा रही? अमृता ने भौहें चढ़ाई। मैं घर क्यों जाऊं? अन्ना ने शांत स्वर में कहा। क्या तुम अपने परिवार को यह नहीं बताओगी कि तुम्हें भर्ती कर लिया गया है? अमृता ने होंठ सिकोड़ लिए। इसकी जरूरत नहीं। अनिकेत जरूर मेरे पापा को बता देगा। और सच कहूं तो मैं घर जाना चाहती भी नहीं। अगर उन्होंने मुझे फिर से मारा और मैंने गुस्से में उन्हें चाकू मार दिया तो सीधा जेल भेज दी जाऊंगी। अन्ना एक पल के लिए चौंक गई। उसने पूछा, तुमने अपने पापा को कितनी बार चाकू मारा है? अमृता ने लापरवाही से हाथ हिलाया। सिर्फ 5 बार। पर मैंने अपनी ताकत काबू में रखी थी, वरना नुकसान ज्यादा हो सकता था। वैसे भी वह स्ट्रॉन्ग है और अब ठीक हो चुके हैं। अन्ना ने आधी हंसी में कहा। तो क्या मुझे लकी समझना चाहिए कि तुमने मुझे अभी तक चाकू नहीं मारा? अमृता खिलखिलाकर हंस दी। बिल्कुल। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे पापा तुमसे सच में बहुत प्यार करते हैं। अमृता ने कंधे उचका दिए। शायद। अन्ना ने मन ही मन सोचा। कोई आश्चर्य नहीं कि लुकास ने पहले ही आगाह किया था कि अमृता बेहद खतरनाक है। जिस लड़की ने अपने ही पिता पर वार किया हो, उससे कुछ भी उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन अभी अमृता खुद को काबू में रख पा रही थी और लगता था कि उसका गुस्सा अब थोड़ा कम हो चुका है। अन्ना ने उसे घर जाने के लिए जबरदस्ती नहीं की। वह जानती थी कि इससे मुसीबत ही बढ़ेगी। इसके बजाय उसने अपना ध्यान दूसरे मामले पर लगाया। यह मामला जुड़ा था सालों पहले शैलेजा की कार दुर्घटना से। सोनू ने इस केस की जांच के लिए 2 अलग-अलग ग्रुप्स को काम पर लगाया था। सारे एविडेंस और विटनेस इकट्ठे कर लिए गए थे। अब असली दोषी का नाम साफ साफ सामने आ गया था। असल में सब कुछ वैसा ही था जैसा अन्ना ने पहले से सोचा था। ह्यूमन एविडेंस ढूंढना मुश्किल था, लेकिन अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस के जरिए सच्चाई सामने आ ही गई। हालांकि अन्ना हैरान थी कि इस मामले की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन अचानक बंद क्यों हो गई। वीडियो से छेड़छाड़ या रियल फुटेज छुपाने का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला था और असली गुनहगार चुप हो गया था। अन्ना ने भेजे गए डॉक्यूमेंट्स तेजी से पढ़ डाले। कुछ ही सेकंड में उसे सब समझ आ गया। उसी समय उसके मोबाइल पर आरव का मैसेज आया। उसने पढ़ा और बस हल्के से बोली, समझ गई। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। लगता था जैसे उसने जाल बिछाया हो और शिकार खुद उसमें फंसने आ गया हो। स्काई बाउंड टॉवर में आर्यन ने ढेर सारे पेपर्स एक तरफ फेंक दिए। उसका माथा दर्द से भरा था, वह थका हुआ लग रहा था। पिछले कुछ सालों में स्काई बाउंड ग्रुप बहुत तेजी से बढ़ा था। इसने इंटरनेशनल स्टेज पर कई अंडरग्राउंड पावर्स को हिला दिया था। हालांकि आर्यन ने कई ग्रुप्स से निपट लिया था, फिर भी कुछ ऐसे दुश्मन थे जिन्हें हराना आसान नहीं था। ये ताकतें अब उसके और स्काई बाउंड ग्रुप दोनों के लिए खतरा बन चुकी थी। उसी समय मिस्टर सिंह करण कमरे में आया। हाँ। आर्यन ने सिर उठाया। करण ने कहा, काम पूरा हो गया है। आर्यन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। सच? करण ने शांति से सिर झुकाया। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों सिंघानिया परिवार और यार्डली परिवार की सगाई की न्यूज आ जाएगी। आर्यन ने बस हम्मा कहा और आगे कुछ नहीं पूछा। उसे करण की काबिलियत पर भरोसा था। फिर करण ने धीरे से कहा, मिस्टर सिंह, एक और बात है। आधे घंटे पहले मैडम का फोन आया था। चैप्टर 185।
आर्यन का हाथ कुछ पल के लिए रुक गया। उसने फोन क्यों किया? करण की आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। उन्होंने पूछा था कि क्या तुमने उनकी बहू के साथ मामला सॉल्व कर लिया है? आर्यन एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, उन्हें बता दो कि मामला सॉल्व हो चुका है। जी हाँ मिस्टर सिंह, मैं अभी जाकर मिसेस सिंह बता देता हूँ, करण ने धीरे से कहा और बाहर चला गया। आर्यन के होंठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। फिर वो अपने सामने रखे पेपर्स में खो गया। जब रोहिणी ने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि ऊपर की सीलिंग उसके कमरे जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसने अपने सीने पर एक हैवी हाथ का टच महसूस किया और अचानक चीख पड़ी। आह! उसकी चीख सुनकर राघव हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या हुआ? क्या हुआ? रोहिणी ने राघव को देखा तो उसका चेहरा गुस्से और शौक से भर गया। उसने जल्दी से ब्लैंकेट उठाई और अपने बॉडी को देखा। उसे हल्का दर्द महसूस हुआ और पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे जो साफ बता रहे थे कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ। उसे समझने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। राघव, तुम कमीने, तुमने मेरे साथ क्या किया है? राघव हैरान था। उसने भी ब्लैंकेट उठाकर खुद को देखा और एक पल के लिए बोल ही नहीं पाया। उसके अंदर एक्साइटमेंट और डर दोनों का मिक्स था। रोहिणी, पहले शांत हो जाओ। राघव ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन रोहिणी के चेहरे पर आंसू बह निकले। वह राघव पर टूट पड़ी, उसे घूंसे और लातें मारने लगी। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे टच करने का हक है? राघव को भी गिल्ट महसूस हो रहा था, लेकिन अब सब हो चुका था। वह पिछली रात की मेमोरी याद करने की कोशिश करने लगा। रोहिणी, एक मिनट के लिए शांत हो जाओ। याद करो कल क्या हुआ था। राघव को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। रोहिणी हिचकिचाई, आंसू से भरा चेहरा और कंफ्यूजन में डूबा दिमाग। दोनों ने सोचा। उन्हें याद ही नहीं कि वे पिछली रात साथ थे, फिर अचानक एक ही बेड पर कैसे? लेकिन दिमाग पर जोर डालने के बाद भी मेमोरी खाली थी। कोई बात नहीं रोहिणी, अब तुम मेरी हो, राघव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। हालांकि रोहिणी को कुछ याद नहीं था, लेकिन राघव को यकीन था कि कुछ हुआ है। उसके अंदर फिर से हलचल होने लगी। गुस्से से कांपते हुए रोहिणी ने उसे धक्का दिया। बाहर निकलो। उसने जल्दी से कपड़े पहने, लेकिन खड़े होते ही लड़खड़ा गई। उसकी आंखों में आग थी। आज जो हुआ उसे मैं भूल जाऊंगी, और तुम्हें भी इस बारे में बात करने की इजाजत नहीं है। रोहिणी। राघव भी उठ गया। उसे परवाह नहीं थी कि वो बिना कपड़ों के है। उसने रोहिणी को पकड़ लिया और कसकर गले लगा लिया। तुमने जो कहा उसका मतलब समझती हो? अब जब ये हो चुका है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी हूं। प्लीज ऐसे मत करो। रोहिणी फूट फूट कर रोने लगी। मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। मुझे अकेला छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसने राघव की चेस्ट पर मुक्के मारे, लेकिन राघव स्ट्रांग था। कुछ ही मूव्स में उसने उसे काबू में कर लिया। पहले राघव उसके साथ बहुत केयरफुल रहता था, लेकिन अब जब वे एक दूसरे के करीब आ चुके थे तो उसे उतनी सतर्कता की जरूरत महसूस नहीं हुई। बहुत हुआ। राघव धीरे से गुर्राया। रोहिणी, ठीक से बिहेवियर करो। डोंट वरी, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। रोहिणी रोते हुए बोली। प्रॉमिस करो कि ये सीक्रेट किसी को नहीं बताओगे। राघव ने उसकी हालत देखकर सिर हिलाया। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। जब से अन्ना ने स्कूल जाना बंद किया है, आरव का स्कूल जाना बिल्कुल खाली सा हो गया। उसे हर वक्त कुछ मिसिंग सा लगता और उदासी उसके मन में रहती। लेकिन अब जब वो ट्रेनिंग के लिए रेत से भरा हैवी बैग उठाता था
तो उसे लगता कि वेट और बढ़ गया है। उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पैदा हो गया था। उसे जल्दी से बड़ा होना था ताकि दूसरों के साथ कदम से कदम मिला सके। वह जानता था कि वह बाकियों से कम नहीं है, बस सबके रास्ते अलग अलग थे। थोड़ी उदासी जरूर थी, लेकिन उसे यकीन था कि एक दिन वह अपनी सिस्टर अन्ना के साथ खड़ा होगा। आरव को देखते ही मिलिट्री परिवारों के कुछ लड़के उसके पास आ गए। आरव, अन्ना कहाँ है? कई दिनों से दिखाई नहीं दी। एक बोला, हाँ, हम उसे डिनर पर बुलाने वाले थे। दूसरे ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि अन्ना मुझे शूटिंग प्रैक्टिस में गाइड करेगी, लेकिन वो कहीं नजर ही नहीं आ रही। तभी एक और लड़के ने कहा, मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूं, मैं तो अन्ना से फ्रेंडशिप करना चाहता हूं। यह सुनकर सबने उसे घूरा, यहां तक कि आरव भी बोला, जरा रुक जाओ, मैं उसकी इकलौती ब्रदर हूं, समझे? बाकी लड़के हंस दिए। उन्होंने आरव को पहले इतना पॉजेसिव कभी नहीं देखा था। लेकिन सच कहें, अगर उनकी भी कोई अन्ना जैसी बहन होती तो वे भी शायद आरव से ज्यादा प्रोटेक्टिव होते। तो आरव, बता तो दो, अन्ना आखिर है कहाँ? वे पूछते ही जा रहे थे। चैप्टर 186। सभी जवान लड़के पूछताछ जारी रखते रहे। हाँ, उसे आखिरी बार देखे हुए काफी दिन हो गए हैं। मुझे उसकी बहुत याद आती है। आरव चौंक गया जब उसने सामने खड़े लोगों को देखा। वे ऐसे बोल रहे थे मानो उसकी बड़ी बहन को अच्छी तरह जानते हों। उसने उन्हें ठंडी नजर से देखा। अगर उसे ढूंढना है तो आर्मी में जाओ, वरना शायद तुम उसे जिंदगी भर कभी न देख पाओ। यह कहकर आरव मुड़ा और चला गया। स्तब्ध होकर सब एक दूसरे को देखने लगे। आर्मी? अन्ना पहले ही आर्मी में भर्ती हो चुकी है। इतने चुपके से उन्हें लगा जैसे उन्हें पीछे छोड़ दिया गया हो। अन्ना की रफ्तार के साथ कदम मिलाने की एक तीव्र चाह उनके अंदर जाग उठी। उनकी आंखों में अचानक एक अलग चमक उभरी। हर किसी के अंदर पक्का इरादा दिख रहा था, जैसे उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया हो। अद्वैत, तुम क्या सोच रहे हो? और तुम क्या सोच रहे हो? हालांकि वे मजाक में एक दूसरे से पूछ रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर सब जानते थे कि अब उन्हें जल्दी फैसले लेने होंगे। वे समझ चुके थे कि कोई और उन्हें अन्ना जैसा पैशन और जोश नहीं दे सकता। ऐसा यंग ब्लड अक्सर इंसान को पूरी जिंदगी के लिए इंस्पिरेशन दे देता है, और जवानों को वैसा ही होना चाहिए। इधर आर्यन ने अन्ना को देखा, जो उसके सामने खड़ी थी जैसे कोई सख्त डंडा। आर्यन ने निगलते हुए हल्की हंसी दी। अन्ना, तुम बैठ सकती हो। तुम्हारा ये डराने वाला अंदाज मुझे लग रहा है जैसे तुम मेरे खिलाफ कोई प्लान बना रही हो। अन्ना पैरों को थोड़ा फैलाकर सीधे उसकी टेबल के सामने खड़ी थी और जवाब का इंतजार कर रही थी। आर्यन की बात सुनकर उसने भौहें चढ़ाई और पास के सोफे पर जाकर बैठ गई। बैठने के बाद उसका चेहरा थोड़ा रिलैक्स हो गया, जिससे वह ज्यादा फ्रेंडली लग रही थी। हालांकि उसकी एक्सप्रेशंस अब भी ठंडी ही थी। आर्यन ने अन्ना को देखा। उसकी आंखों में हल्की खुशी थी। फिर वह अपने हाथ में रखे डॉक्यूमेंट पढ़ने लगा। अन्ना ने सीधे पूछा, क्या ये हो सकता है? आर्यन मुस्कुराया, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन तुम मुझसे किस रोल में ये बात कर रही हो? एक मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर या मेरी वाइफ के तौर पर? अन्ना उलझ गई। क्या कोई फर्क है? आर्यन ने डॉक्यूमेंट्स नीचे रखे और उसकी तरफ देखा। उसका लहजा थोड़ा शरारती था। फर्क बहुत बड़ा है। अगर तुम एक मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बात कर रही हो तो ये बिजनेस है और इसमें प्राइस का सवाल भी होगा। लेकिन अगर मेरी वाइफ के तौर पर बात कर रही हो तो ये मेरा फर्ज है कि मैं करूं। उसकी स्माइल थोड़ी शरारती थी,
फिर भी बहुत अट्रैक्टिव। तुम जिस चीज की तलाश कर रही हो वो पूरे रायगढ़ में सिर्फ मेरी टीम बना सकती है। ये एक स्पेशल ट्रेनिंग सिस्टम है जो वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। इसमें 1000 से भी ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेनिंग मोड्स हैं और ये इंसान को फुल सेंसरी एक्सपीरियंस देता है। जो भी सीखेगा उसका असर डायरेक्ट ब्रेन और मसल मेमोरी पर होगा। वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी अब अपने पीक पर है, लेकिन इसे बनाना अब भी मुश्किल काम है। अन्ना जानती थी कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है। हालांकि ब्लू नाइट जैसे शहर में ऐसी टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट का एक कॉमन फॉर्म बन चुकी थी। उसने गंभीर होकर कहा, ठीक है, आपकी वाइफ के रूप में। उसके शब्दों की सच्चाई और गंभीरता ने आर्यन को चौंका दिया। लेकिन अन्ना के नेचर को देखते हुए ये अजीब भी नहीं था। बस एक पल में उसने मान लिया कि वो उसकी वाइफ है। फिर अन्ना खड़ी हो गई। मैं काफी समय तक मिलिट्री डिपार्टमेंट में पोस्टेड रहूंगी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट पूरा होने के बाद मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो। मैं खुद उसका टेस्ट करूंगी। आर्यन का चेहरा हल्का बदल गया। क्या तुमने ड्रैगन टीम में शामिल होने का डिसीजन ले लिया है? उसे अनिकेत के इरादे साफ समझ आ चुके थे। अन्ना उसकी फैमिली से थी और अपनी स्किल्स की वजह से आर्मी की जानकारी पाना उसके लिए आसान था। अन्ना ने बिना हिचके सिर हिलाया। सही। सैनिक बनना मेरा ड्यूटी है। वर्तमान हो या भविष्य, और अपने दादा से किया वादा, हर हाल में उसे यही रास्ता अपनाना था। आर्यन ने भौहें चढ़ाई। सच ये था कि वह अन्ना के आर्मी ज्वाइन करने से खुश नहीं था, खासकर इतने रिस्की स्पेशल फोर्स में जाने से। लेकिन वह उसकी इच्छा का रिस्पेक्ट करता था। उसके होठों पर हल्की स्माइल आई। जानती हो, रायगढ़ में अगर कोई अपने लाइफ पार्टनर को खो भी दे तो भी शादी का बंधन मौत के बाद तक रहता है, जब तक कि तलाक न हुआ हो। अन्ना उसकी बातों पर गंभीरता से सोचने लगी। आर्यन की बात का असली मतलब समझने में उसे थोड़ा समय लग गया। चैप्टर 187। आर्यन उससे कह रहा था कि अगर वह कभी खतरे में भी पड़ गई तो भी उसका नाम उसकी घरेलू रजिस्ट्री में दर्ज रहेगा, यहाँ तक कि मरते दम तक भी। उसकी निगाहें अचानक ठंडी हो गईं। घूरते हुए उसने हल्की सी ठंडी मुस्कान दी और बोली, शायद तुम ज्यादा सोच रहे हो। इतना कहकर अन्ना तुरंत खड़ी हो गई। मैं जा रही हूँ। अन्ना, आर्यन ने अचानक उसे रोकने के लिए पुकारा। अन्ना रुक गई, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका लंबा कद भले ही बहुत प्रभावशाली नहीं था, फिर भी उसमें एक अनोखी सुरक्षा की भावना थी। उसकी सीधी पीठ मानो यह कह रही हो कि उसने कभी थकान का एहसास नहीं किया। उस पल आर्यन समझ गया कि अन्ना युद्धभूमि के लिए ही बनी है। शायद उसी समय जब उसने पहली बार उस पहाड़ पर उससे मुलाकात की थी, उसकी असाधारण किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। अन्ना ने भौहें चढ़ाई, क्योंकि आर्यन काफी देर तक चुप था। उसे लगा कि फिर से उसके साथ खेला जा रहा है। वह बस एक कदम आगे बढ़ने ही वाली थी कि आर्यन ने कहा, ज्यादा मांस खाओ, ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, खूब गर्म पानी पियो। यह कहते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अन्ना के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। बिना कोई जवाब दिए वह वहां से निकल गई। आर्यन ने अपनी भौहें उठाईं। क्या मैंने गलत कहा? उसकी नज़र तुरंत मेज पर रखे दस्तावेजों के ढेर पर गई। उसने पहले यह नहीं बताया था कि इस सिस्टम की ज़रूरतें और डिज़ाइन पूरे रायगढ़ में पहले कभी नहीं हुए। ये डिज़ाइन पूरी तरह से मिलिट्री उपयोग के लिए बनाए गए थे और बेहद जटिल थे। जब तक किसी को मानव शरीर और सेना की गहरी समझ न हो, इन्हें डिज़ाइन करना नामुमकिन था। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसका चेहरा इतना आकर्षक था कि किसी का भी दिल हिल जाए। अन्ना, तू मुझे फिर से चौंका रही है। जब अन्ना ने स्काई बाउंड ग्रुप छोड़ा
तो बहुत से एम्प्लॉयज की नज़र उस पर पड़ी, लेकिन उसके लिए मानो यह सब अस्तित्वहीन था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसके चेहरे की गंभीरता धीरे धीरे मिटने लगी। अचानक उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, बहुत फीकी मुस्कान, पर उस मुस्कान ने उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक ला दी। वाह, तुमने देखा? उसने अभी हल्की सी स्माइल दी। हाँ, मैंने देखा। ओह गॉड, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना हैंडसम कैसे हो सकता है कोई? कोई हैरानी नहीं कि मिस्टर सिंह उसे इतना पसंद करते हैं। जवानी का जोश और एक खूबसूरत नौजवान का आकर्षण। ओह गॉड! स्काई बाउंड ग्रुप के एम्प्लॉयज आपस में फुसफुसा रहे थे, मगर ऊंची आवाज में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। अगर आर्यन ने सुन लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाती। इधर अरविंद को झटका तब लगा जब मिलिट्री डिपार्टमेंट वापस जाने से पहले ही उच्च अधिकारियों ने उसे एक मीटिंग के लिए बुला लिया। मीटिंग का मकसद सिर्फ यह बताना था कि अन्ना अब ड्रैगन मिलिट्री नाम की नई स्पेशल फोर्स यूनिट में शामिल हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये सुनकर अरविंद हैरान रह गया। वह देर तक स्तब्ध बैठा रहा। अन्ना सेना में भर्ती हो गई, और वो भी ड्रैगन मिलिट्री जैसी यूनिट में? उसे यकीन नहीं हुआ। उसने बार बार सवाल पूछे, लेकिन हर जवाब ने उसे और निराश कर दिया। वह यह पूछना चाहता था कि अन्ना जैसी लड़की को अंदर क्यों लिया गया, मगर बाकी सभी उससे ऊंचे पद वाले अधिकारी थे। टॉप लेवल फैसले गुप्त रखे जाते हैं, इसलिए वह अपनी शंका जाहिर नहीं कर पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था अन्ना क्यों। वह तो एक ऐसी लड़की थी जिसे बंदूक चलाना भी नहीं आता। ऐसी क्या योग्यताएं थी उसके पास कि उच्च अधिकारी उसे स्पेशल भर्ती में ले लें। हालांकि अरविंद ड्रैगन ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी नहीं जानता था, पर इतना जरूर पता था कि वहां सिर्फ सबसे बेहतरीन लोगों को जगह मिलती है। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं अंदर नहीं जा सका तो अन्ना कैसे पहुंच गई। फिर सामने बैठे अधिकारी ने कहा, माफ कीजिए मिस्टर यार्डली, यह आदेश ऊपर से आया है। आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि मिस यार्डली की सारी पहचान और आने वाले काम अब लेवल क्लासिफाइड रहेंगे। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। यह सुनते ही अरविंद के सारे सवाल थम गए। अगर अन्ना अपनी रैंक और क्षमता से सेना में ऊंचा मुकाम पा गई, तो यार्डली परिवार का सारा प्रभाव उसके हाथ में चला जाएगा। इसका मतलब था कि अन्ना अब न सिर्फ परिवार की ताकत बल्कि सेना में भी अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। ये सोचकर अरविंद जब घर लौटा तो उसका चेहरा उतर चुका था। वह इसे मानना नहीं चाहता था, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या थी। अगर वह अन्ना से पिता जैसा प्यार करता तो आज बहुत खुश होता। शायद यही चाहता कि वह आगे बढ़े। लेकिन अब हालात अलग थे। दोनों दुश्मन बन चुके थे। कभी लड़ाई तक की नौबत आ चुकी थी। इसलिए अब अन्ना की तरक्की देखकर उसे खुशी नहीं हुई, बल्कि डर लगा, कहीं एक दिन वो मुझे ही न खत्म कर दे। फिर भी दिल के अंदर एक बात साफ थी, मैं अपनी बेटी से ईर्ष्या कर रहा हूं, क्योंकि जहां वह खुद ड्रैगन यूनिट तक नहीं पहुंच सका, वहां अन्ना ने जगह बना ली थी। एक बाप होकर वह अपनी ही बेटी से मात खा गया। चैप्टर 188। अरविंद अभी तक अन्ना वाली घटना से उबर भी नहीं पाया था कि घर लौटते ही एक और खबर आ गई। यह खबर थी कि सिंघानिया परिवार अब यार्डली परिवार से वैवाहिक रिश्ता जोड़ना चाहता है। यह सुनकर रोहिणी ने घर पर जबरदस्त हंगामा मचा दिया। उसने साफ इनकार कर दिया कि वह इस रिश्ते के लिए तैयार होगी। वसुंधरा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोहिणी और चिड़चिड़ी हो गई। आखिरकार वह गुस्से में सब पर चिल्लाई और रोते रोते अपने कमरे में चली गई। ऊपर की रेलिंग पर खड़ा आरव सब देख रहा था। उसने रोहिणी को आंसुओं में डूबा देखा और फिर नजर अरविंद पर पड़ी, जो गुस्से से भरा अपने स्टडी रूम की तरफ जा रहा था।
आरव ने भौहें सिकोड़ ली। अचानक राघव ने रोहिणी को प्रपोज कैसे कर दिया? वह अभी छोटी है। अगर सगाई भी हो जाती तो शादी तो 3 साल बाद ही होनी थी। उसके जिद्दी इनकार से लग रहा था कि इसके पीछे कुछ और बात छिपी है। इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि शांता उसके पास आई। मास्टर आरव, मिस्टर यार्डली आपको स्टडी रूम में बुला रहे हैं। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। ठीक है, मैं आता हूँ। वह धीरे धीरे स्टडी रूम में दाखिल हुआ। अंदर अरविंद का चेहरा इतना कठोर था कि डर पैदा कर रहा था। आरव, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बहन इन दिनों कहाँ जाती है? आरव ने लापरवाही से कहा। वह जब से बाहर रहने लगी है मैं उसे मुश्किल से ही देखता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा? अरविंद ने अपनी पैनी निगाहें उसकी ओर गड़ा दी। तो क्या तुम्हें लगता है कि उसमें कुछ बदलाव आया है? आरव अंदर ही अंदर सावधान हो गया। उसे पता था कि अन्ना को सेना में खास भर्ती के तहत लिया गया है, लेकिन अरविंद अभी तक इससे अनजान था। उसे डर था कि अगर सच्चाई सामने आई तो अरविंद अपने सैन्य संबंधों का इस्तेमाल अन्ना के खिलाफ करेगा। इसलिए उसने बिल्कुल सामान्य स्वर में कहा, वह बस थोड़ी चुप-चुप सी हो गई है। इसके अलावा कोई बड़ा बदलाव नहीं है। अरविंद काफी देर तक उसे देखता रहा, मानो उसकी आंखों से झूठ पकड़ना चाहता हो। लेकिन आरव पूरी तरह शांत और संयमित था। उसमें किसी तरह की बेचैनी नहीं दिख रही थी। यहीं अरविंद को एहसास हुआ, उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले आरव घर में भी उतना बोलता नहीं था, पर उसमें कभी इतना मजबूत और रक्षात्मक रवैया नहीं था। वह अचानक बड़ा हो गया था। अब वह पहले जैसा 15 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। भविष्य में अपनी बहन से कम मिला करो, अरविंद ने सख्ती से कहा। तुम इस घर के अकेले बेटे हो। एक दिन सेना में भर्ती होकर यार्डली परिवार का नाम ऊंचा करोगे। बुरे लोगों से दूर रहना। यह सुनकर आरव का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने होंठ भींच लिए, पर कुछ बोला नहीं। ये कैसी नजर है? अरविंद गरज उठा। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, मैं आपको अन्ना का अपमान करते हुए नहीं सुन सकता। चुप रहो, अरविंद ने डांटा। अब से यार्डली परिवार के लिए अन्ना कोई मायने नहीं रखती। वह तुम्हारी बहन भी नहीं है। तुम्हारी बहन सिर्फ रोहिणी है। अब तुम्हें उससे कोई नाता नहीं रखना है, समझे? आरव की आंखों में हल्की सख्ती उभरी, फिर उसने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मेरा होमवर्क अधूरा है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। यह कहकर वह मुड़ा और बिना अरविंद की अनुमति लिए वहां से चला गया। अरविंद उसकी जाती हुई पीठ को घूरता रह गया। उसकी आंखें गुस्से से भर उठीं। मेरा अपना बेटा भी मेरा विरोध करने लगा है। क्या ये शैलजा का असर है? क्या इसलिए उसके बच्चे इतने विद्रोही निकले हैं? हर कोई मेरी मर्जी के खिलाफ खड़ा होता है। कुछ ही दिनों में होने वाली पारिवारिक बैठक का ख्याल आते ही उसकी आंखों में कठोर संकल्प उतर आया। मुझे अन्ना पर किसी भी हाल में काबू पाना होगा। बाकी सभी मिलिट्री बेसों से अलग छठे जिले का ड्रैगन यूनिट बेस रहस्यमयी और ढूंढने में मुश्किल था। जब अमृता, सोनू, लुकास और रवि बख्तरबंद गाड़ी से उतरे तो उनकी आंखें चमक उठीं। उनके सामने जो बेस था वह जंगल में छिपे किसी विशाल अंडे जैसा लग रहा था। सूरज की रोशनी उस पर पड़ते ही उसकी धातु जैसी सतह चांदी की तरह चमक रही थी। फौजी बूट और सफेद वर्दी पहने चारों के चेहरे से छात्र जैसी मासूमियत गायब हो गई थी। अब वे पूरी तरह सैनिक लग रहे थे। बेस को देखकर उनके भीतर मानो आग जल उठी हो। यह आग गर्व और जोश की थी। रवि ने उत्सुकता से पूछा, अन्ना कब आएगी? लुकास ने चश्मा ठीक किया और बोला, वह बस कुछ काम निपटा रही है। थोड़ी देर में हमारे पास होगी।
सोनू ने शरारत से अमृता के बालों को छेड़ा और हंसते हुए बोला, हाँ, वो अभी आ जाएगी। अमृता ने झुंझलाकर उसका हाथ झटक दिया। तभी अनिकेत आगे बढ़ा और स्कैनिंग मशीन पर अपना हाथ रखा। बेस का बड़ा दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसकी गर्जना इतनी तेज थी कि सबको ऐसा लगा जैसे कोई डरावना जानवर पिंजरे से बाहर आ रहा हो। अनिकेत ने गंभीर स्वर में कहा, आज से तुम सब ड्रैगन यूनिट के सदस्य हो। अंदर आओ। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। अमृता को छोड़कर बाकी सब थोड़े घबराए हुए थे। उन्हें अंदर जाते देख अनिकेत सोच में पड़ गया। देखते हैं ये नए भर्ती सैनिक पुराने अनुभवी योद्धाओं के साथ कैसा तालमेल बैठा पाते हैं। चैप्टर 189। सवाल यह था कि क्या अन्ना और उसके साथ आए कुछ लोग अनुभवी स्पेशल फोर्स की टीम में सचमुच मिल पाएंगे और क्या वह बेस पर सफलतापूर्वक कब्जा कर पाएगी। वह जानते थे कि किसी भी नई टुकड़ी को तैयार होने और परिपक्व होने में बहुत लंबा समय लगता है। ड्रैगन फैंग को सचमुच एक अजय आर्मी बनने में कितना वक्त लगेगा? जो भी हो चुका था, उसने उसके दिल में उत्सुकता और जोश दोनों भर दिए थे। इस समय ड्रैगन फैंग बेस के अंदर पहले से ही कुछ लोग इंतजार कर रहे थे। प्रैक्टिस हॉल में 5 लोग मौजूद थे। सब अलग अलग जगहों पर आराम से बैठे थे और सबने एक जैसी खाकी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। यहाँ किसी के पास कोई बड़ा मिलिट्री रैंक नहीं था। शायद बाहर वे किसी खास पद पर हों, लेकिन इस बेस पर सब बराबर थे, साधारण सैनिक। ऐसा लग रहा था जैसे सबको एक बार फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ रही हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी भी चेहरे पर निराशा का नामोनिशान नहीं था, बल्कि सबके सब एक्शन के लिए तैयार और एक्साइटेड थे। उनमें से एक जवान लगभग 20 साल का था। शार्प नक्श चमकती आंखें और घनी भौहें। उसका शरीर मजबूत था और वह आराम से एक टायर पर बैठा अपनी पिस्तौल से खेल रहा था। जो लोग मिलिट्री हेडक्वार्टर के आसपास अक्सर रहते थे, वे उसे आसानी से पहचान सकते थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे कौन आने वाला है। सब अपने भावी साथियों को देखने के लिए उत्सुक थे और एक जांचती हुई नजर डाल रहे थे। यहाँ सब अपने अपने फील्ड के बेस्ट थे। उनका सम्मान और भरोसा जीतने का एक ही तरीका था, पावर। अचानक प्रैक्टिस हॉल की खामोशी कदमों की आहट से टूट गई। सबकी नजरें तुरंत दरवाजे की तरफ उठीं। 4 लोग अंदर आए। साफ दिख रहा था कि उनकी मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है। उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, बस 16-17 साल। यहाँ तक कि उनमें एक छोटी लड़की भी थी, जिसकी हाइट मुश्किल से 1.6 मीटर थी। यह नज़ारा देखकर सब दंग रह गए। ड्रैगन वेस तो हमेशा सिर्फ सबसे टॉप टैलेंट्स से बनी थी, तो ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे थे? सबने खुलेआम उन्हें जांचती निगाहों से देखा। उनकी शार्प और पैनी नजरों से किसी को भी कैद जैसा एहसास हो सकता था। वह लड़का, जो पहले आलस से पिस्तौल से खेल रहा था, अब उनकी ओर मुड़ चुका था। सोनू और उसके साथी बेझिझक उनकी निगाहों से भिड़ गए। रवि पूरी तरह शांत और बेमायने चेहरे के साथ खड़ा रहा, जैसे उसे इस एक्स्ट्रा ध्यान से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। अमृता को थोड़ी असहजता महसूस हुई, उसकी आंखें ठंडी और सख्त हो गईं। वहीं रवि और सोनू, जो पहले से अंडरवर्ल्ड से जुड़े रहे थे, किसी भी उकसावे से डरने वाले नहीं थे। अब कमरे का माहौल और भी टेंस हो गया। सबको अजीब लगा कि भले ही इनकी मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं थी, लेकिन इन चारों में एक अजीब सी एकता झलक रही थी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि सबसे खतरनाक माहौल असल में उस छोटी कद की लड़की से आ रहा था। वह जवान, जिसने फाइटिंग ड्रेस पहन रखी थी, अपने होठों को अंगूठे से पोंछते हुए खड़ा हुआ। उसका लंबा, मांसल शरीर और उसकी दबंग पर्सनैलिटी साफ झलक रही थी। क्या तुम वही लोग हो जिन्हें स्पेशल भर्ती किया गया है? उसने जोर से पूछा।
उसकी नज़र जब अमृता पर पड़ी तो उसे लगा जैसे कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आया। सोनू ने सीधे जवाब दिया, हाँ, तो क्या हुआ अगर हम हैं? रवि ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे शांत किया, कहीं वह कोई झगड़ा न खड़ा कर दे। रवि बोला, मैंने सुना है कि हमारे डायरेक्ट कमांडर को भी स्पेशल भर्ती किया गया है। वर्दी वाले जवान ने भौहें उठाईं। तभी उसके साथ खड़े बाकी 5 सैनिक भी खड़े हो गए। उनमें से एक, जिसके चेहरे पर गहरे स्तंभ का निशान था, हंसते हुए बोला, मुझे तो बड़ा एक्साइटमेंट है देखने का कि इस खास ग्रुप के पास असल स्किल कितनी है। दूसरे ने भी उत्सुकता से कहा, हाँ, मैं भी खुद देखना चाहता हूँ। यह सुनकर रवि, सोनू और बाकी सबने अपने बैग जमीन पर रख दिए। अमृता की आंखों में चमक आ गई, उसकी उंगलियां भी एक्साइटमेंट से हिल रही थी। उसी समय कई सालों में पहली बार यार्डली परिवार की सभी शाखाएं एक बड़ी फैमिली मीटिंग के लिए इकट्ठी हुईं। लगभग सब आर्मी में किसी न किसी रैंक पर थे और उनमें से ज्यादातर हाई ऑफिसर। पूरा हॉल एक अजीब सी अथॉरिटी और पावर से भरा हुआ लग रहा था। गेट पर भी सिक्योरिटी गार्ड्स सतर्क खड़े थे। मेज के ऊपरी हिस्से पर बैठे अरविंद ने कहा, देवियों और सज्जनों, आज मैंने आपको यहाँ यार्डली परिवार की विरासत के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। सभी की निगाहें अरविंद पर टिकी हुई थी। उसने जोर से गला साफ किया और पूरा हॉल खामोश हो गया। चैप्टर 190। क्या पिताजी पहले ही यह ऐलान नहीं कर चुके हैं कि यार्डली परिवार की विरासत अन्ना को दी जाएगी? जैसे ही एक शख्स ने कहा, बाकी सब लोग भी बोल उठे। तो अब और क्या चर्चा बाकी है? बिल्कुल सही अरविंद, हमने हमेशा पिताजी की बात मानी है। इसमें बात करने जैसा कुछ भी नहीं है। अरविंद ने भौहें चढ़ाई। सब लोग शांति रखो। तुरंत ही सब चुप हो गए। अरविंद का चेहरा उदास था। मुझे पता है कि पिताजी ने यह फैसला पहले ही कर दिया था, लेकिन मेरी बेटी अन्ना अब यार्डली परिवार को छोड़ चुकी है। ये सुनते ही हॉल में शोर मच गया। परिवार को छोड़ने का मतलब था कि अन्ना अब इस घराने का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। जिन लोगों ने पहले विरासत पाने की उम्मीद छोड़ी थी, वे अब फिर से साजिश करने लगे। अरविंद ने आगे कहा, इसके अलावा अन्ना का स्वभाव बहुत खराब है। वह हिंसक और जिद्दी है। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन उसने कभी अपने तौर तरीके नहीं बदले। सच कहूं तो ऐसे बच्चे की परवरिश करना मेरी सबसे बड़ी नाकामी है। परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैं चाहता हूं कि उसकी विरासत का हक छीन लिया जाए। आप सबका क्या कहना है? सबने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाकर हामी भरी। मैं अरविंद के फैसले का समर्थन करता हूं। सही कहा। जब अन्ना अब इस परिवार का हिस्सा ही नहीं है, तो उसे विरासत कैसे मिल सकती है? और अगर परिवार की बागडोर उसके हाथ में आई, तो हालात और बिगड़ जाएंगे। हमारा परिवार वैसे ही बिखर रहा है। बस। अरविंद ने संतोष से मुस्कुराते हुए सोचा कि अब सबकी राय एक जैसी है। चाहे ब्रजेश कितना भी जिद्दी हो, उसे भी यह मानना ही पड़ेगा। वरना भले ही अन्ना मुखिया बन जाए, उसके पास असली ताकत कभी नहीं रहेगी। तभी अचानक एक भारी और सख्त आवाज गूंजी। मैंने सुना है कोई मेरी नाथनी के खिलाफ साजिश कर रहा है। सबकी नजरें दरवाजे की ओर घूम गईं। 50 से ऊपर उम्र का एक बुजुर्ग आदमी, हाथ में एक डिजाइनर छड़ी लिए, धीरे धीरे मगर दमदार अंदाज में अंदर आया। गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने छड़ी हवा में घुमाकर उन्हें पीछे हटा दिया। भीड़ में कई लोगों ने उसे पहचान लिया। ये तो प्रेस्टीज ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये यहाँ कैसे आ गए? कमरे में फुसफुसाहट फैल गई। अरविंद अचानक खड़ा हो गया। पापा। शिवकांत ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, फिर बगल में खड़ी मां बेटी की जोड़ी को देखा।
मुझे पापा मत कहो। तुम इस परिवार के नाम पर धब्बा हो। ये सुनकर अरविंद का चेहरा अपमान से लाल हो गया। रोहिणी गुस्से में बोली, तुम्हें यहाँ बोलने का हक किसने दिया? तुम खुद को समझते क्या हो? रोहिणी को अन्ना से हमेशा नफरत रही थी। बचपन से ही उसे जलन थी कि अन्ना के नाना इतने अमीर हैं, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं। उसकी माँ का परिवार भी बहुत मामूली था, इसीलिए उन्हें हर चीज के लिए यार्डली परिवार पर निर्भर रहना पड़ता था। शिवकांत ने हंसकर कहा, अरविंद, देख लिया? कैसी बेटी पाली है तुमने? कितनी बदतमीज लड़की है। उसकी यह डांट सीधी और बेरहम थी। अरविंद का अभिमान चूर चूर हो गया। उसने गुस्से से कहा, पापा, यह यार्डली परिवार की मीटिंग है। यहाँ ऐसे घुसाना ठीक नहीं। गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। गार्ड्स आगे बढ़े, लेकिन शिवकांत ने उन्हें जोर से धकेल दिया। मैं आरव और अन्ना से मिलना चाहता हूँ, अरविंद ने तंज कसते हुए कहा। आपकी नाटनी तो बहुत पहले ही इस परिवार से निकाल दी गई थी। उसे ढूंढना है तो कहीं और जाओ, यहाँ नहीं। फिर उसने आदेश दिया, इसे बाहर ले जाओ। रुको। अचानक एक सख्त और अधिकारपूर्ण आवाज आई। सबकी नजरें दरवाजे की ओर गईं। एक बेहद खूबसूरत लड़की अंदर आई। उसने काली मिलिट्री ड्रेस पहन रखी थी, जिससे उसका फिगर और भी आकर्षक लग रहा था। उसका चेहरा सख्त था और आंखों से तेज झलक रहा था। उसके पीछे एक तरफ आरव और दूसरी तरफ राजीव खड़े थे। दोनों का व्यक्तित्व भी दमदार था। अन्ना, रोहिणी हक्का बक्का रह गई। डर के मारे तुरंत वसुंधरा के पीछे छुप गई। वसुंधरा की आंखें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर बेचैनी छा गई। आरव तुरंत आगे बढ़ा और शिवकांत को संभाला। नाना जी। फिर गार्ड्स पर गरज कर बोला, पीछे हटो। गार्ड्स वहीं रुक गए। अन्ना आत्मविश्वास के साथ कमरे में दाखिल हुई। वह सबकी नजरों से बेपरवाह थी। बस एक पल के लिए उसकी नजर वसुंधरा पर पड़ी। वसुंधरा का पूरा शरीर कांप गया और उसने घबराकर अरविंद का हाथ कसकर पकड़ लिया। राजीव ने सम्मान से अन्ना के लिए कुर्सी खींची। मैडम अन्ना। सबकी आंखों के सामने अन्ना शान से बैठ गई, जैसे वही इस मीटिंग की असली मुखिया हो। चैप्टर 191। यह अप्रत्याशित मोड़ वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर गया। वे अपने शौक को व्यक्त करने के लिए वर्ड्स ही नहीं ढूंढ पा रहे थे। अन्ना? ये अन्ना है। यार्डली परिवार की अलग अलग शाखाओं की निगाहें उसी पर टिक गईं। अन्ना के एटीट्यूड से ज्यादा जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी, वह थी उसकी काली मिलिट्री यूनिफॉर्म। उस यूनिफॉर्म पर कोई रैंक, कोई सिंबल या कोई पहचान का चिन्ह नहीं था। लेकिन सब लोग आर्मी के मेंबर थे और उन्हें पता था कि यह काली, बिना रैंक वाली यूनिफॉर्म सिर्फ रायगढ़ आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के लिए ही रिजर्व्ड थी। रैंक और स्टेटस चाहे कोई भी हो, इन स्पेशल फोर्सेस के सामने सबको रिस्पेक्ट दिखानी पड़ती थी। अन्ना और उसके भाई आरव को देखकर शिवकांत को आखिरकार सुकून मिला। लेकिन जब उसने अपनी नातनी को देखा तो वह सचमुच दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मिलिट्री यूनिफॉर्म में अन्ना इतनी चार्मिंग लगेगी। अरविंद पहले से अन्ना की सिचुएशन जानता था, इसलिए उसे इतना शॉक नहीं हुआ। लेकिन उसे इस हालत में देखकर वह अंदर ही अंदर डिस्टर्ब हो गया। साली, तूने यार्डली परिवार को छोड़ नहीं दिया था? अब यहाँ क्या कर रही है? अरविंद ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। हॉल में कम से कम 20 मेंबर मौजूद थे। अरविंद को अपनी रेपुटेशन की ज्यादा चिंता थी। अन्ना ने उसकी ओर कोल्ड स्माइल दी। तू गालियां देने में एक्सपर्ट है, लेकिन क्या तुझे अपनी औकात का पता है? अरविंद, बच्चों के सामने शोफ करने के अलावा तूने जिंदगी में किया क्या है? बता,
तेरे काम सच में उस मिलिट्री रैंक के लायक हैं जो तू अपने कंधे पर ढोता है। उसके वर्ड्स ऐसे लगे जैसे किसी ने अरविंद की इज्जत नंगी कर दी हो और उसे बर्बर कोड़े से मारा हो। पूरा हॉल डेड साइलेंट हो गया। सब लोग सांस रोके बैठे थे, जैसे किसी धमाके का इंतजार कर रहे हों। उसी वक्त वसुंधरा चीखी, कमीनी, अपने पिता से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुरंत यहाँ से निकल जा। अन्ना जरा पीछे झुकी और उसकी आंखों में बेपरवाही थी। तू मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे कर सकती है? उसने ठंडी आवाज में कहा। मिस्टर वर्मा। राजीव 2 कदम आगे आया, उसका हाथ हल्का सा हिला। धड़ाम। पूरा हॉल गूंज उठा, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उसने कब और कैसे एक्शन लिया। मिस अन्ना। राजीव तुरंत अपनी जगह लौट चुका था। अन्ना को बाद में ही पता चला कि वह कितना स्ट्रांग है। जब उसने पूछा तो उसने बताया कि यह स्किल उसने सिग्मोन मॉनेस्ट्री से सीखी है। अन्ना सोच में पड़ गई कि आखिर उस मठ में ऐसा क्या खास होगा। इसी बीच वसुंधरा जमीन पर गिर पड़ी। माँ। रोहिणी तुरंत भागकर उसे उठाने लगी और अन्ना को घूरते हुए बोली, अन्ना, तुम माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हारे पास कॉन्शियंस भी बचा है? मेरा अपमान करना अलग बात है, लेकिन माँ को मारना, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हॉल में सब लोग आपस में घुसर पूसर करने लगे। हालांकि यह यार्डली परिवार का प्राइवेट मैटर था, लेकिन अन्ना का ये स्टेप बहुत डरावना था। अपने ही पेरेंट्स के साथ ऐसा बिहेवियर डिसरिस्पेक्टफुल था। अरविंद का गुस्सा अब उफान पर था। उसने गन निकाली और अन्ना पर तान दी। कमीनी, तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे तेरी औकात नहीं दिखाऊंगा? अन्ना ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें आइस जैसी ठंडी हो गईं, लेकिन होठों पर हल्की स्माइल आ गई। तू मुझे मारना चाहता है? श्रीकांत तुरंत खड़ा हो गया और चिल्लाया, अरविंद, पिता का अपने बच्चों को मारना गुनाह है। अगर तूने अन्ना पर हाथ भी उठाया तो मैं तुझे मिलिट्री कोर्ट तक घसीट ले जाऊंगा। अरविंद का माथा पसीज गया, उसके हाथ कांपने लगे। वह जानता था कि इस समय अन्ना को शूट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वसुंधरा और रोहिणी दोनों ने उसे रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की, मानो वे अन्ना के अंत की कामना कर रही हों। अन्ना ने ही इस तनावपूर्ण माहौल को तोड़ा और सीधे असली मकसद की तरफ बढ़ी। उसने सब पर नजर डाली और कहा, मैंने सुना है कि आज यहाँ मीटिंग इसलिए रखी गई है ताकि मेरे दादाजी को फोर्स किया जाए कि वे मेरा विरासत हक कैंसिल कर दें। क्या ये सच है? यार्डली परिवार की बाकी शाखाएं एक दूसरे को देखने लगी। शुरुआत में अरविंद के कहने पर उन्हें कॉन्फिडेंस था, लेकिन अन्ना की स्ट्रांग प्रेजेंस ने उनका गुस्सा दबा दिया। अन्ना ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो अपनी योग्यता साबित करो और उसके लिए लड़ो। विरासत मेरे हाथ में है। अगर तुम सच में डिजर्व करते हो तो आकर मुझसे ले लो। उसके चेहरे पर ऐसा तिरस्कार था मानो वह सबकी रूलर हो और बाकी सब उसके सामने सिर्फ सब्जेक्ट्स। रोहिणी ने उसे घूरते हुए कहा, तुझे ये अधिकार किसने दिया, कुतिया? तुझे यार्डली परिवार पहले ही निकाल चुका है। अब तू हम में से नहीं है। फैमिली प्रॉपर्टी की हेयर बनने का तुझे क्या हक है? अन्ना की आंखें ठंडी हो गईं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके ब्लैक मिलिट्री बूट्स की आवाज गूंज रही थी जब तक कि वह रोहिणी के बिल्कुल सामने नहीं आ गई।